चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बाबू अगर आप ध्यान से देख रहे हो डेटा को तो मेरे को डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो आप कर क्या सकते हो? फॉर्मूला दोबारा फ्रेम कर सकते हो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स और प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चलो जी बेटा, डोमेस्टिक सेल्स मेरे को गिवन है 1200, ठीक है, एक्सपोर्ट्स मेरे को गिवन है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बेटा चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा मेरे को डेटा में दे रखा है इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी उसने, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक। बेटा देखो एक बात सुनो, ये टर्म आपके सामने बार बार आएंगी, एक आएगी इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, डिक्रीज भी आ सकती है। अब इसका मतलब क्या होता है बाबू? इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या है? पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज करा है, यानी कि सीधा सीधा सा मतलब है ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक अब ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हो गया स्टॉक में, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कम था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। ठीक है ना बाबू? इंक्रीज कितना दे रखा है? 60 का दे रखा है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मान लो ये 100 था और ये 160 था, तो अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन द स्टॉक कितना हो चुका है, तो 60 तो हो चुका है। ये तो खैर मेरी अजम्पशन है, तो मैंने जान के बोल दिया कि 100 और 160। बेटा इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दिख रहा है एग्जांपल के तौर पर, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की तो बराबर होता है चेंज इन द स्टॉक। अगर मैं चेंज इन द स्टॉक निकालू क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? जब भी आपको कह दे इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है मैं ऐड कर दो, ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस दे रखा है आपको। लेकिन बेटा अगर कभी ऐसे कह देता तो डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो क्या होता? ट्रीटमेंट। बेटा इसका सीधा सीधा सा मतलब है पहले स्टॉक ज्यादा था अब कम हो गया, डिक्रीज हो गया। बाबू मान लो पहले 100 था और अब 40 हो गया है, आपको क्या कह सकता है? डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक 60। इसका सिंपल सिंपल सा मतलब क्या है? बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? चेंज इन स्टॉक। मेरे एग्जांपल में कैसे आएगा चेंज इन स्टॉक? यानी कि जब भी आपको कह रखा हो डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, बेटा कुछ मत सोचना, माइनस कर देना उठाकर। समझ आई बात? तो बेटा इंक्रीज इन स्टॉक गिवन है मेरे को, हमेशा पॉजिटिव रहेगा 60, यानी कि बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 1460। ठीक है, मुझे और क्या कैलकुलेट करना है? बी पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, विच इज इक्वल टू डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, और अगर आप डेटा ढंग से देख पा रहे हो तो पावर गिवन है। हाँ वो भी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर एक और डेटा था गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये भी ऐड होगा, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्योंकि ऐड की ओर आप ये भी समझ लो बेटा, आपने गुड्स प्रोड्यूस करा लेकिन सेल्फ कंज्यूम कर दिया। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट की डेफिनेशन क्या कहती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, वो 10 है इसकी फिगर, है ना? तो बाबू ये 1470 आएगा। ठीक है ना? हाँ जी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट, और आपको पावर भी गिवन है। ठीक है, तो डोमेस्टिक परचेजेस कहां दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट 400 प्लस इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल 120 और पावर चार्जेस। ठीक है, कितना आ गया? 540। ठीक है बाबू, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? वैल्यू एडेड, यानी कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी या ब्रैकेट में लिख लो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 930
लेकिन मुझे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट नहीं करना, मुझे कैलकुलेट करना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी एट एफसी। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको जरा, 1 मिनट के लिए साइड वाला पोर्शन रब कर देता हूं। मेरे को कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला फ्रेम कर लो जीडीपी एट एमपी से, डिडक्ट कर दो डेप्रीसिएशन को और माइनस कर दो एनआईटी को भी। ठीक है, फॉर्मूला फ्रेम हो गया। जीडीपी एट एमपी आपके सामने है माइनस डेप्रीसिएशन। गिवन है डेप्रीसिएशन, गिवन है कहां पर? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल 5th पॉइंट, कितनी फिगर है? 50, और माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, जीएसटी अलग गिवन है और सब्सिडी। जीएसटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। 930 माइनस 50 माइनस, बेटा ये फिगर आएगी -20, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, +20, और आंसर विल बी 900 CR। ठीक है, बात समझ में आई? ओके है बात। बेटा अब एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे सामने है। पहले हम डेटा को रीड करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि बेटा एनडीपी एट एफसी हमारे से कैलकुलेट करा रहा है, और डेटा में कैसे गिवन है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों की सेल्स गिवन है। एनआईटी कितना पे हुआ है तीनों सेक्टर में, ये गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रीसिएशन भी गिवन है। तो बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तीनों सेक्टर में वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी एट एमपी। और मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? एनडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी आ गया, एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम साथ साथ, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। चलो जी करते हैं इसको सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 13 है मेरी बुक में। मेरे को कैलकुलेट करना है सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, यानी कि वैल्यू एडेड तक पहुंचना है। और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बाबू, तीनों सेक्टर की सेल्स गिवन है, ऐड करो 1000 प्लस 1500 प्लस 700, सेल्स आ गई तीनों सेक्टर की, प्लस चेंज इन स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो क्या अज्यूम कर लो? माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 40 20, ठीक है, 110 चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तीनों सेक्टर की गिवन है 300, लो 300 प्लस 750 प्लस 250 यानी कि 1300। चलो जी माइनस करते हैं, ये मिलाकर कितना हुआ? 3200 माइनस 110 और माइनस 1300, ठीक है, 19 या 1790 1790। इसको कन्वर्ट किस में करना है मेरे को? एनडीपी एट एफसी। बाबू जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप माइनस एनआईटी, ठीक है, 1790 माइनस डेप, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 80 और 60 यानी कि 150 माइनस एनआईटी, एनआईटी गिवन है 50 और 30 यानी कि 80, 230 माइनस करना है 1560, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आई बात? अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल से बहुत टफ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होनी शुरू कर देंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, साथ रहना बस मेरे, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना आप सारे न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब पेन कोई नहीं चलाएगा, बस जितना पेन चलाना था चला लिया, अब मेरे साथ साथ रहोगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 में पढ़ रहा हूं। फर्म ए सेल्स टू फर्म बी 50 and 70 crores to the private consumption. Firm B sells for 80 crores to the firm C. Firm C sells for 100 crores to the private consumption. Calculate the value added by firm A, firm B, firm C. बेटा डेटा इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि 4 फर्म का डेटा आने लगेगा।
ठीक है, देखो कितना भी औची हरकतें कर लो, मुश्किल आप इस एग्जाम्पल को बना नहीं सकते किसी भी हाल में। अगेन फॉर्मूले में है क्या, 3 चीजें फॉर्मूले में, आप कितनी भी कोशिश कर लो कोई एग्जाम्पल मुश्किल थोड़ी बन जाता है। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है बाबू मुश्किल नहीं बना सकते। सॉल्व करने के लिए क्या करना है ये देखो। ठीक है, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली फर्म के डेटा को कंसीडर कर लो। ठीक है, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी, यहां पर आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। ठीक है, एक टेबल फ्रेम कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर लिख सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, सबसे पहले लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, कुछ स्पेस छोड़ो। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जब हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा इट इज वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। ठीक है, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा। बेटा देखो क्या लिखा है, फर्म ए सेल्स टू फर्म बी। अब बेटा यहां पर ना दिमाग दो जगह चल रहा होगा। फर्म ए ने सेल किया है फर्म बी को, क्या इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, लेकिन बेटा फर्म बी की परचेजेस भी तो है, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। क्लियर हो बेटा, साथ साथ लिखा हुआ है एंड फॉर 70 करोड़ टू द प्राइवेट कंजम्पशन। फर्म ए ने फर्म बी को भी बेचा है और 70 करोड़ प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ये इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ओके, आगे लिखा हुआ है फर्म बी सेल्स फॉर 80 करोड़ टू फर्म सी। सिंपल, फर्म ए ने बेचा है, साथ ही साथ बेटा फर्म बी ने बेचा है, फर्म सी ने साथ साथ खरीदा भी तो है। ओके बात, आगे है बेटा फर्म सी सेल्स फॉर 100 करोड़ फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, और कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। बेटा देखो कितना सिंपल है, आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो बनेगा नहीं। अगर ये मेरे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दी हुई तो बेटा इट इज अज्यूम टू बी जीरो। बाकी कई क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, वो तो बोल ही दिया करेंगे कि इसको कंसीडर कर लो जीरो, नहीं भी बोलेंगे तो हमें कंसीडर जीरो ही करना है, कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो बेटा 10 माइनस 10 120, 10 माइनस 10 इट इज 30, 10 माइनस 10 इट इज 20। अगर मेरे को कहे ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने को, वैसे तो अलग अलग पूछा है, लेकिन अगर कह देता तो क्या करता, तीनों का समेशन कर देता, तो जीडी बैट एमपी तक पहुंच जाता। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोलता है, पहले मैं पढ़ रहा हूं। फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ रुपीज 500 CR, सेल्स टू फर्म बी गुड्स वर्थ रुपीज 1000 CR एंड टू द फर्म सी गुड्स वर्थ रुपीज 700 CR। ठीक है, फर्म बी ने बाय करा है फ्रॉम वाई इनपुट 200 करोड़ के, सेल करा है फर्म सी को गुड्स वर्थ रुपीज 1500 करोड़ एंड फिनिश गुड वर्थ रुपीज 2000 करोड़ टू द हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म सी बाइज फ्रॉम जेड इनपुट वर्थ रुपीज 150 CR, सेल किया है फिनिश गुड वर्थ रुपीज 4150 टू द हाउस होल्ड एंड कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड द जीडीपी एट एमपी। बेटा अगर तीनों का वैल्यू एडेड कैलकुलेट हो गया, फिर जीडीपी एट एमपी कौन से बहुत बड़ा मुद्दा है, समेशन ही तो करना है तीनों के वैल्यू एडेड का, जीडीपी एट एमपी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होगा। सिंपल सेम मेथड पर ही सॉल्व होगा। ठीक है, आप ऐसे के ऐसे टेबल को बने रहने दो। ठीक है, आराम से कैलकुलेट करते हैं इसको जरा। टेबल लगभग ऐसे बनेगी अभी हर क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी फर्म एक से ज्यादा होंगी तो टेबल फ्रेम करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो देखते हैं बाबू। कहता है फर्म ए ने बाय करा है इनपुट वर्थ रुपीज 500 CR, इनपुट बाय करें यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है फर्म ए की 500। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे माइनस करना है इसको। ठीक है, सेल कर रहे हैं फर्म बी को भी आपने बेचा है 1000 का और फर्म सी को भी बेचा है 700 करोड़ का। ठीक है, देखो फर्म ए ने बी को भी बेचा है और सी को भी बेचा है। बेटा इसने बेचा है, बी ने खरीदा भी तो है। इसने फर्म सी को बेचा है, सी फर्म ने खरीदा भी तो है। क्या अभी तक ओके है बात? ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्म बी ने इनपुट बाय करे हैं 200 करोड़ के। लो जी, फर्म बी ने दोबारा बाय करे हैं 200 करोड़ के।
ठीक है, फिर क्या लिखा है आगे, सेल्स टू फर्म सी 1500 करोड़ एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 करोड़ टू द हाउस होल्ड। बेटा फर्म सी को बेचा 1500 करोड़ का और फर्म हाउस होल्ड को बेचा फर्म बी ने 2000 करोड़ का। बेटा इसने फर्म सी को बेचा तो फर्म सी ने कहीं ना कहीं खरीदा भी तो है इससे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्म सी ने दोबारा इनपुट बाय करे हैं जेड से 150 करोड़ के, लो जी 150 करोड़ के और इनपुट बाय करे हैं आपने, और क्या बोलता है, सेल कर दिया फिनिश गुड वर्थ रुपीज 4150 टू द हाउस होल्ड। इन्होंने बेचा है हाउस होल्ड को 4150 सीआर का। बस इतना ही डेटा गिवन है, कहता है वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर दो एबीसी का अलग अलग और जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो अलग अलग कैलकुलेट हो जाएगा। 1700 वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500, वैल्यू एडेड इज 1200। बाबू इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट 3500 माइनस करना है 1200 यानी कि 2300 सीआर। 4150 माइनस करना है बेटा 2350 यानी कि 1800, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यू एडिड कैलकुलेट हो गया। अगर मेरे को जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कर दो सबका ऐड, ए का, बी का और सी का, आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू 1200 2300 प्लस 1800 किसके बराबर आ गया, 35 एंड 18, 5300। ओके एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स और होगा ये, ठीक है, थोड़ी बात चेंज करेगा। पढ़ते हैं एक बार जल्दी से क्या कहता है। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, ए सेल गुड्स ऑफ रुपीज 20 करोड़ टू बी, 30 करोड़ टू सी, 40 करोड़ टू द हाउस होल्ड एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज एज्यूम्ड टू बी 0। मैंने आपको पहले ही कहा था ये किसी एग्जांपल में आगे जाके बोलना शुरू कर देगा कि इनपुट 0 ही मान लो ए फर्म का, ठीक है। बी ने सेल कर आउटपुट 40 करोड़ का सी को, 60 करोड़ का डी को और 50 करोड़ का फाइनल कंजम्पशन के लिए लगा दिया। सी ने सेल करे आउटपुट वर्थ रुपीज 100 सीआर टू द डी, 100 सीआर टू द हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज 100 सीआर। डी सेल्स 300 करोड़ टू द हाउस होल्ड एंड 100 करोड़ टू द गवर्नमेंट। ओके वेरी गुड। बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 3 रिक्वायरमेंट है, नई बुक्स में 2 होंगी 3 है। वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, हर फर्म की अलग अलग वैल्यू एडेड, 4 फर्म है इसमें। टोटल वैल्यू एडेड यानी कि चारों का समेशन करना है, जीडीपी एट एमपी आएगा, और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी तक हमारे को बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पता क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए रटना पड़ेगा, जब तक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ लेते, लेकिन बता देता हूं क्या होता है। बाबू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपको करना क्या है, जितना भी खर्चा हाउस होल्ड और गवर्नमेंट ने किया उन सबको ऐड कर देना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी 4 फर्म ने बेचा है, जितना भी हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को बेचा है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट ने खरीदा है, वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है फिलहाल के लिए। बाकी क्लैरिटी टाइम के साथ साथ आ जाएगी, ठीक है। करें सॉल्व या एक आप सॉल्व करना चाहोगे? चलो एक आप सॉल्व करके देखो, मेरे को पोस्ट करके आप सॉल्व करो। चलो जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 एक बार मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं। फर्म ए सेल गुड्स ऑफ 20 करोड़ टू बी, फर्म ए ने बेचा है, बी ने खरीदा है। 30 करोड़ टू द फर्म सी, 30 करोड़ का फर्म सी को बेचा है, फर्म सी ने खरीदा है। एंड 40 करोड़ टू द हाउस होल्ड, फाइनल कंज्यूमर को बेचा है बेटा 40 करोड़। एज वेल एज 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड, 10 करोड़ का गुड्स अनसोल्ड है, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ओपनिंग की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है, वो 0 ही है, इसलिए मैंने सीधा सीधा 10 CR लिख दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज एज्यूम टू बी 0, बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये 0 है, एज्यूम करना है आपको, ठीक है। फर्म बी ने सेल करें अपने आउटपुट 40 करोड़ टू सी, 40 करोड़ के इसने सी को बेचे हैं, यानी कि सी ने खरीदे, ठीक है। 60 करोड़ डी को बेचे हैं, यानी कि बेटा फर्म डी ने खरीदे हैं। और बेटा 50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन, यानी कि बेटा
ये हाउस होल्ड ने खरीदा, फाइनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड ही करते हैं फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद बेटा फर्म सी का डेटा है, सी ने सेल करें आउटपुट 100 करोड़ टू डी, डी ने खरीदे हैं, इसका मतलब 100 करोड़ टू द हाउस होल्ड और एक्सपोर्ट वर्थ ₹100 CR, ठीक है। और डी ने क्या करा है बेटा, 300 CR के गुड्स हाउस होल्ड को बेचे हैं और 100 CR के गवर्नमेंट को बेचे हैं। डेटा इतना सही है, वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म तो कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या आया 100, ये क्या आया बेटा 130, ये क्या आया 230 और बेटा ये क्या आया 240। बेटा बी पार्ट बोलता है टोटल वैल्यू एडेड, अगर मैं इनका समेशन कर दूं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, यानी कि वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। टोटल क्या है इनका 230, 230 एंड 240, 700। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस 700 CR। और बेटा थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा फिलहाल के रटने के लिए ये समझ लो, हाउस होल्ड जितना भी खर्चा करने वाला है और गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करने वाली है, ये सब क्या है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फर्म ए ने भी बेचा था, यहां पर बेचा था हाउस होल्ड को, फर्म बी ने भी बेचा था हाउस होल्ड को, फर्म सी ने भी हाउस होल्ड को भी बेचा था और गवर्नमेंट को भी बेचा था। नहीं, सिर्फ हाउस होल्ड को, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को बेचा था। फर्म डी ने हाउस होल्ड और गवर्नमेंट दोनों को बेचा था। बेटा इन सब का समेशन कर दो, कितना आ रहा है 590 CR। क्वेश्चन सॉल्व, इतना सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही मजेदार, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट पर। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री P sell output to Q sells output to R, Q's value added is half of the P's value added, assuming P's value of input are 0, calculate how much P sells to Q। बेटा बहुत आसान है, ठीक है, आराम से देखते हैं इसको, बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे हम इसको। इसने बोला क्या है, एक इकॉनमी है जिसमें 3 फर्म का नाम लिया इसने शायद, P, Q एंड R, ठीक है। देखते हैं बेटा, इन एन इकॉनमी P इंडस्ट्री सेल्स आउटपुट टू Q। देखो सिंपल सी बात, कहता है P Q को सेल करता है, यानी कि बेटा इसकी सेल्स है, इसकी परचेजेस है। मैं दोनों को X मान लेता हूं क्योंकि फिगर इज नॉट गिवन। P सेल्स टू Q, ठीक है, हो गया। Q सेल्स आउटपुट टू R, Q ने 600 करोड़ के गुड्स, नहीं सिर्फ 600 दिया हुआ है, 600 रुपए के गुड्स R को बेचे, R ने 600 के खरीदे होंगे, ठीक है। और बेटा कहता है Q's वैल्यू एडेड इज हाफ ऑफ P's वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड ऑफ Q इज हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ P। Q का वैल्यू एडेड हाफ है P के वैल्यू एडेड का, जो जो बोला इसने मैंने वो लिख दिया। कहता है P का वैल्यू ऑफ इनपुट 0 एज्यूम कर लो जी, कर लिया 0 एज्यूम। हाउ मच P सेल्स टू Q, बस ये बता दो P ने कितना बेचा है Q को, ठीक है, ये बताना है मेरे को। अच्छा देखते हैं बेटा, वैल्यू एडेड ऑफ P कितना आ गया, x माइनस 0x, और ये कितना आ गया 600 माइनस x, हो गया सॉल्व, मुझे इसका कुछ करना भी नहीं है। वैल्यू एडेड ऑफ Q कितना है मेरे पास 600 माइनस x, हाफ ऑफ P's वैल्यू एडेड विच इज x। करो जी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 400। कितना बेचा है P ने Q को, 400 रुपए का सामान। और वेरीफाई करने के लिए ये भी देख लो, लो यहां पर देख लेना, ये 400 है, x 400 है, यहां पर 400 माइनस हो जाएगा 600 में से, क्या आएगा 200। देख लो बेटा, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या वैल्यू एडेड ऑफ Q इज हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ P, ठीक है। नेक्स्ट वन करते हैं 18, बहुत मजेदार, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बढ़िया है लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल्स बाय फर्म ए 80 CR, सेल्स बाय फर्म बी 300 CR, वैल्यू एडेड ऑफ बी एंड सी आर इक्वल, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी आर 280 करोड़ ईच, वैल्यू एडेड बाय डी इज 120 करोड़, GDP at temp is 520 crores, assuming A's value of input are 0, calculate
वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड फर्म सी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी। ठीक है, मोर और लेस पैटर्न सेम है, करने का कोई अंतर नहीं है और रिक्वायरमेंट भी सारी यहीं से कैलकुलेट हो जाएंगी। बस नंबर ऑफ फर्म आप देख लेना, नंबर ऑफ फर्म 4 हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑफ फर्म दे रखी है ए बी सी डी। ठीक है, तो बेटा पर्टिकुलर जब टेबल फ्रेम करोगे तो 4 फर्म के हिसाब से करना, ए बी सी एंड डी। इसको बहुत आराम से समझना, शायद अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। दिमाग नहीं लगाओगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्या दे रखा है, सेल्स बाय फर्म ए एंड सेल्स बाय फर्म बी, अलग अलग दे रखी हैं, मैंने लिख दी। ठीक है बात, कहता है वैल्यू एडेड ऑफ बी एंड सी आर इक्वल, यानी कि ये अच्छा लो, वैल्यू एडेड जो फर्म बी का है और जो फर्म सी का है वो इक्वल है, एक्स मान लूं। ठीक है, फर्म बी का वैल्यू एडेड और फर्म सी का वैल्यू एडेड सिमिलर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी एंड डी इज 280 करोड़ ईच। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी 280 है, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी 280 है। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म डी इज 120। लो जी, इसका वैल्यू एडेड मेरे को दिया हुआ है 120 और मुझे क्या दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी मुझे गिवन है 520। अभी मेरे को जितना गिवन है पहले मैं वो करूंगा। ठीक है, और मेरे को बोलता है ए का वैल्यू ऑफ इनपुट 0 एज्यूम कर लो, ये 0 है। ठीक है, ये मुझे गिवन था। अब यकीन माने इस क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है, पहले इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करना, फिर रिक्वायरमेंट देख लेंगे क्या थी। ठीक है, वैल्यू एडेड ए का कैलकुलेट हो रहा है मिनट के हिसाब से, हो गया कैलकुलेट। ठीक है, मैं डी का क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट पता है, मुझे वैल्यू एडेड पता है, अगर मैं 160 इसमें से डिडक्ट करूंगा तो 120 आएगा। ये मेरी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, मुझे पता नहीं है पूछा है कि नहीं, मैं तो टेबल कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसने मुझे जीडीपी एट एमपी दिया 520। जीडीपी एट एमपी क्या होता है बेटा, सारी फर्म का वैल्यू एडेड का सम कर दूं, वही तो होता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी प्लस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी इज इक्वल्स टू 520 करोड़। ठीक है, यानी कि बेटा 200 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 520, 2x इज इक्वल्स टू 320, x इज इक्वल्स टू 160। लो जी, ये 160 आ गया, या लिखे रहने दो x को, 160 ये आ गया, ये भी 160 आ गया। क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट हो सकती है? हो सकती है। 140, लो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, और ये आ गया 120, इसको भी कर देते हैं। अब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ये भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड फर्म सी, ये लो, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड फर्म सी, बी पार्ट, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म सी, बस खत्म, इतना ही मुश्किल था। ठीक है, एग्जांपल नंबर 19 जो बेटा इस मेथड का लास्ट एग्जांपल है, वैल्यू एडेड मेथड का लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद अभी इनका मेथड स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, घबराओ ना बेटा, 6 न्यूमेरिकल करने हैं इसके बाद इनकम मेथड के, जो 6 मिनट के हैं। ठीक है, इसलिए सांस ले लो, मेरी जंग यहीं तक थी, 6 मिनट में बहुत आराम से हो जाएंगे इनकम मेथड के। ठीक है, तो बेटा लास्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 19, फर्म ए स्पेंट 500 करोड़ टू, ये वर्ड मैंने आज आते ही बताया, फर्म ए स्पेंट 500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, and sold goods worth rupees 600 CR to the firm B, 300 CR to the firm C. Firm B, whose value added is 100,000 crores, sold half of its output to the firm C and half to the firm D. Value added by firm C is half of the value added of firm D. Firm C and D sold their entire output to the household. Value of output of firm C is equals to the firm B's value of output. Calculate the value of output of firm D. ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लो, मैं फिर यही बोल रहा हूं बेटा, कॉम्प्लेक्स आप बना नहीं सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, जितनी मर्जी अच्छी हरकत कर ले एग्जामिनर भी। ठीक है, मुश्किल नहीं बनेगा। देखते हैं जरा सॉल्व करके क्या कहना चाहता है ये।
देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके। बेटा कहता है फर्म ए ने स्पेंड करे 500 इनपुट, ठीक है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 600 CR टू फर्म बी एंड 300 CR टू फर्म सी। 600 करोड़ के गुड्स फर्म बी को बेचे और 300 करोड़ के गुड्स फर्म सी को बेचे। बेटा तो इसका मतलब है सीधा सीधा सा इन्होंने कहीं ना कहीं खरीदे भी तो होंगे, ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतनी बात में। कहता है फर्म बी हुज वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़। बेटा सुन लो, हुज वैल्यू एडेड इज 1000 करोड़, इसने ही दिया डेटा, मैं अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कर रहा हूं। फर्म बी जिसका वैल्यू एडेड 1000 करोड़ है, एक सिंपल सी बात बोलना, अगर ये 1000 है ये 600 है तो ये 1600 ही तो होगा, 4 नहीं होगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लो वैल्यू एड, अगर कभी ऐसा दिक्कत हो जाए तो गलत मत कराना बस, ठीक है। लो ये पता है 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है और ये गिवन है 600, ये इधर आएगा पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। रब कर दूं है, पिछले क्वेश्चन में क्या, हाँ तो बाद में ही तो आई थी एक्स की वैल्यू, कर देखियो बाद में आई थी एक्स की वैल्यू। बेटा देखो ये 1600 आ रहा है ना, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, आराम से आगे इससे डेटा रिलेट कर रहा है। कहता है फर्म बी जिसका वैल्यू एडेड 1000 है, ये वैल्यू एडेड लिखा, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। कहता है इसने सोल्ड किया है हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू द फर्म सी एंड हाफ टू द फर्म डी, यानी कि बेटा इसमें से आधा फर्म सी को बेचा गया, इसमें से आधा डी को बेचा गया, यानी कि बेटा इन्होंने परचेस किया है आधा आधा। क्या मैं क्लियर हूं इस बात पर, ठीक है। आगे बढ़ो, कहता है वैल्यू एडेड जो फर्म सी का है, ठीक है, ये वो हाफ है वैल्यू एडेड फर्म डी का। बेटा फिलहाल के लिए इक्वेशन बना दो, वैल्यू एडेड जो फर्म सी का है वो हाफ है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी, ठीक है। फर्म सी एंड डी सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड, ठीक है। अगर ये बेचा है इन्होंने, किसी आपस में एक दूसरे को नहीं बेचा, किसी फर्म को नहीं बेचा, ये बेचा किसको होगा, हाउस होल्ड को, जब भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। और आगे बोलता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म सी इज इक्वल्स टू द फर्म बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। लो जी, फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर है, बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के, यानी कि 1600, ये मैंने कैलकुलेट कर रहा है अभी, ठीक है। क्या बेटा इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी, पक्का बताओ, हो जाएगा आराम से। 1600 माइनस 1100 500, ये भी हमने कैलकुलेट करा। बेटा इस फिगर को इस फॉर्मूला में पुट करो, वैल्यू एडेड फर्म सी का आ गया विच इज द हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म डी आ गया 1000, ये भी हमने कैलकुलेट करा 1000, और ये भी पता है, ये भी पता है, इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी पता है, ये भी पता है, क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये सब हमने निकाला है जितना भी मैंने ब्रैकेट में करा है, ठीक है। अब पढ़ना रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट तो देखी ही नहीं, कैलकुलेट ऑफ वैल्यू, अरे यार खोदा पाड़ निकली चुईया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म डी, ये निकालना था, तो हो गया कैलकुलेट।